देश के बहुजन मांग कर रहे थे कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कथित अपर कास्ट के जजों की जगह एससी, एसटी और ओबीसी समाज के जज बनाओ, यानी सभी जातियों को उनकी प्रतिनिधित्व दो, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करो। लेकिन न्यायपालिका ने इसके उलट किया। कास्टिस कॉलेजियम ने अपर कास्ट की 3 महिला जजों को कुर्सी पर बैठाया और नाम दिया जेंडर जस्टिस, यानी लिंग के आधार पर भागीदारी को पक्का करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। आगे हम इस चीज़ को डिकोड करेंगे, इस बात को डिकोड करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में 3 सवर्ण महिला जजों को बना देने से जुडिशरी में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, या इसके क्या मायने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपील है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने शपथ ली। इसमें 3 महिला जज जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी को मिलाकर कुल 4 महिला जज हो गई हैं, लेकिन ये चारों की चारों महिला जज सवर्ण जाति से आती हैं। जस्टिस हिमा कोहली पंजाबी खत्री जाति से आती हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना ब्राह्मण जाति से आती हैं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी ब्राह्मण हैं और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी ब्राह्मण जाति से ही ताल्लुक रखती हैं। यानी असल मायनों में हुआ ये कि सत्ता जो है वो ब्राह्मण सवर्ण पुरुषों से ब्राह्मण सवर्ण महिलाओं के पास चली गई। लेकिन इस वाक्य को जेंडर जस्टिस और नारीवाद के नाम पर सही ठहराया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, महिलाओं ने ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया, महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई, महिलाएं तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और देखिए हमारा देश भी कितना आगे बढ़ रहा है, कितना लिबरल हो गया है। और ना जाने किस किस तरह के विशेषण लगाकर इन नियुक्तियों का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इन चारों महिला जजों में से कितनी महिलाएं एससी, एसटी और ओबीसी समाज की हैं? जवाब है एक भी नहीं। चारों की चारों महिलाएं सवर्ण जाति से आती हैं। यानी अगर सिर्फ जेंडर के लिहाज से देखेंगे तो महिलाओं का जज बनना एक शानदार उदाहरण नजर आता है। लेकिन जब आप जेंडर के सवाल को जाति के सवाल से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातीय वर्चस्व यानी जो कास्ट डोमिनेंस है वो तो वैसा का वैसा ही है। पहले सवर्ण पुरुष कुर्सी पर बैठा था और अब सवर्ण महिला उसकी जगह पर आकर बैठ गई है। इसमें दलित बहुजन महिलाएं तो है ही नहीं। फिर भला ये फायदेमंद हमारे लिए कैसे हुआ? आप कैसे कह सकते हैं कि ये जेंडर जस्टिस है? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जेंडर जस्टिस की लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक आप दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की महिलाओं को भागीदारी नहीं देते। सवर्ण पुरुष की जगह सवर्ण महिला को कुर्सी पर बैठाकर आप जेंडर के सवाल के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है और इस समाज में सवर्ण महिला और सवर्ण पुरुष दोनों ही जाति के पोषक हो सकते हैं, दोनों ही घनघोर जातिवादी हो सकते हैं और दोनों ही दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी भी हो सकते हैं। इसलिए जेंडर के आधार पर प्रतिनिधित्व जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि जाति के आधार पर भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे महिला विरोधी कहें, लेकिन आपको समझना होगा कि मैं यहाँ महिलाओं का नहीं बल्कि जाति का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय समाज में जाति सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक डेटा मैं आपके साथ साझा करता हूँ, उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको, उससे ये आपको और आसान लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की इन 3 नई जजों को मिलाकर अब तक कुल 11 महिलाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी हैं और इन 11 महिलाओं जजों में से जो महिला जज हैं उनमें से 7 महिलाएं ब्राह्मण जाति, अकेली ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखती रही हैं। खत्री महिलाएं 2 हैं, मुस्लिम सिर्फ 1, क्रिश्चियन सिर्फ 1, जबकि इन 11 महिलाओं में से एससी, एसटी, ओबीसी महिला जज एक भी नहीं हुई है। यानी अब तक का जो सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है उसमें 11 महिलाएं जज बनी, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक भी महिला जज नहीं बन पाई है। तो जेंडर के नजरिए से भले ही कुछ अच्छा काम हुआ, आपको लगता हो कि महिलाएं जज बनी हैं, लेकिन जाति के नजरिए से सिर्फ सवर्ण महिलाओं को ही मौका दिया गया है। ये इस डेटा से साफ हो गया है कि कैसे सिर्फ सवर्ण महिलाओं को ही मौका मिला है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में एक भी आदिवासी जज नहीं है। नई नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में
कुल 33 जजों में से ब्राह्मण समुदाय से, अकेले ब्राह्मण समुदाय से 11 जज हैं, वैश्य समुदाय से 8 हैं, क्षत्रिय समुदाय से 5 हैं, कायस्थ भी 4 जज हैं। यानी 33 में से कुल 28 जज सवर्ण जाति से हैं, जिनकी आबादी महज 15% या फिर उससे भी कम है। उनके 33 में से 28 जज वहां पर हैं। वहीं 85% आबादी की जब हम बात करते हैं बहुजन समाज की, तो वहां सिर्फ 3 लोग हैं जो कि 85% की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसमें अगर हम जातिवार देखें तो ओबीसी समुदाय से 1 जज हैं, शेड्यूल कास्ट से सिर्फ 2 हैं, एक की नियुक्ति अभी हुई है, एक पहले थे, 7 साल खाली पद रहे थे, उसके बाद नियुक्त हुए थे। और एसटी जज जो आदिवासी जज है वो 0 है, यानी वहां पर एक भी आदिवासी जज नहीं है। और अल्पसंख्यक समाज में से भी मुस्लिम सिर्फ 1 जज है और क्रिश्चियन भी 1 ही जज है। तो ये जो डेटा है इससे आपको समझ में आ सकता है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसकी संरचना किस तरह से एक जाति विशेष के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो क्या आप इसे न्याय कह सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपकी न्याय की समझ ही खोखली नजर आती है। आपको शायद ये पता ही नहीं कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, आपको शायद ये पता ही नहीं कि लिंग के आधार पर, उसके साथ साथ जाति के आधार पर भी भागीदारी की गारंटी होना जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना सितंबर 2027 में देश की पहली महिला जज बन सकती हैं। उनकी जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से उनको सितंबर 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। वो पहली महिला जज इस देश की बन सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि वो ब्राह्मण जाति से ही ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता ES वेंकटरमैया भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वो जो उनके पिता हैं वो XCGI हैं। जाति और परिवारवाद सबसे ज्यादा हावी है, ये इस मामले से आपको समझ में आ जाएगा। कास्टिस्ट कॉलेजियम जजों की जाति और फैमिली कनेक्शन देकर, उनको देखकर कि फैमिली कनेक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बना रहा है। अगर नहीं तो क्यों आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 दलित जज CGI की कुर्सी पर बैठ पाया? क्यों आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदिवासी जज नहीं है? और क्यों कोई आदिवासी आज तक भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाया? क्यों OBC समाज की महिला को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा? ये सवाल जायज हैं और बेहद जरूरी भी हैं। दुनिया भर में न्यायपालिका में विविधता का ख्याल रखा जाता है। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने तो जुडिशरी में डाइवर्सिटी को लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के 3रे चैप्टर में ना सिर्फ लिंग के आधार पर महिलाओं की भागीदारी की बात की गई, बल्कि ब्लैक, एशियन, माइनॉरिटी और एथनिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की कम भागीदारी पर भी चिंता जताई और कहा गया कि सबकी भागीदारी जो है वो जजों की नियुक्ति में होनी चाहिए। तो भागीदारी पर भी ये एक पूरी की पूरी ब्रिटेन में ये इस पर चिंता जताई गई कि सब लोगों को वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए उनकी भागीदारी को। और वहीं जो साउथ अफ्रीका है, अगर आप उसकी बात करेंगे तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसमें जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम में ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि ब्लैक हों, शारीरिक रूप से विकलांग, जिसे आजकल आप लोग दिव्यांग कहते हैं, महिला हों, और वाइट जजों का ये जो बैकग्राउंड है ये एक व्यक्ति वहाँ उनके कॉलेजियम में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होता है तो वो नियुक्तियों को ही रद्द कर देते हैं। वहाँ जजों की नियुक्ति में विविधता का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो हैं कॉलेजियम के नाम पर अपनी जाति और परिवार के लोगों को जज बना दे रहे हैं। उनके दिमाग में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के महिला पुरुषों का तो नाम तक नहीं आता, जबकि भारत में दलित, आदिवासी महिलाएं दोहरी मार झेलती हैं। एक तो लिंग के आधार पर उनके साथ नाइंसाफी होती है और दूसरा जाति के आधार पर भी उन्हें तमाम तरह के शोषण झेलने पड़ते हैं। वो अपने घर में तो लिंग के आधार पर पति द्वारा सताई जा सकती हैं और बाहर जाति के आधार पर कथित उच्च जाति के लोगों के द्वारा यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और गाली गलौज भी झेलती हैं। जब एक दलित आदिवासी महिला खेतों में चारा लेने जाती है तो उसके साथ यौन हिंसा होने की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि अपराधी अक्सर उसकी जाति देखकर सोचता है कि छोटी जाति की औरत है, कोई क्या बिगाड़ लेगा। भारत में रोजाना औसतन 10 दलित महिलाओं के साथ रेप या फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत में दलित आदिवासी महिलाएं सवर्ण महिलाओं के मुकाबले करीब 14 साल पहले मर जाती हैं, क्योंकि उनको
पोषण नहीं मिलता, उनका शरीर कमज़ोर होता है और सुविधाएं नहीं होती, सैनिटरी की सुविधाएं नहीं होती और इस वजह से वो सवर्ण महिलाओं के मुकाबले 14 साल पहले ही मर जाती हैं। इसलिए जब भी आप नारीवाद और महिला अधिकारों की बात करते हैं तो हमें दलितों के अधिकार की बात उसमें जोर देकर जोड़नी होगी। दलित महिलाओं का संघर्ष क्योंकि दोगुना है और पीड़ा भी सवर्ण महिलाओं से दोगुनी है, इसलिए नारीवाद का मतलब पहले से ही जातीय प्रिविलेज ले रही सवर्ण महिलाओं को और ज्यादा प्रिविलेज देना नहीं, बल्कि दबी कुचली महिलाओं का उत्थान ही असल मायनों में नारीवाद है। इसलिए भारत में दलित नारीवाद की बात होती है क्योंकि सवर्ण नारीवादियों को पितर सत्ता तो दिखाई देती है, लेकिन जाति का वर्चस्व उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए बहुजन कोटे के अंदर कोटा की बात करते हैं हम, इसलिए कहते हैं कि जब संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग होती है तो उसके अंदर दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो, वरना सवर्ण जाति के पुरुषों की जगह सवर्ण जाति की महिलाएं ही सांसद बनेंगी और मुमकिन है कि उससे बहुजन महिलाओं की हकमारी ही होगी। प्रोफेसर दिलीप मंडल इस बारे में लिखते हैं, वो फेसबुक पर लिखते हैं कि भारत में सवर्ण महिलाएं 7.5% हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां 7.5% महिलाएं ना हो, सवर्ण महिलाएं ना हो। नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका, संसद, कॉरपोरेट बोर्ड, हर जगह इससे ज्यादा सवर्ण महिलाएं हैं। अब जो एक्स्ट्रा जगह वे घेरेंगी वो जगह SC ST OBC महिलाओं की होगी। अपनी जगह बचाइए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से आंकता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, लेकिन इन तरक्की करने वाली महिलाओं में सिर्फ सवर्ण महिलाएं नहीं हो सकती। बाबा साहब ने दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के महिलाओं की तरक्की की भी बात की थी। इसलिए जब तक लैंगिक समानता के साथ साथ जातीय समानता को नहीं जोड़ा जाता, भारत में नारीवाद अपना सही अर्थ हासिल नहीं कर सकता। तो ये था आज का खास विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और अपनी राय दें। साथियों, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।